दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के जियोपॉलिटिक्स से जुड़े कई इंपोर्टेंट अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। जैसे कि पाकिस्तान को जो $800 मिलियन का लोन एडीबी ने दिया है, उस पर भारत ने क्यों अपोज किया, भारत अपनी मिलिट्री पावर को बिजनेस में कैसे बदल रहा है, ईरान ने भारत के 3 लोगों को हाईजैक से कैसे बचाया, पुतिन और ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान पर क्या बात की, चाइना दुनिया का सबसे नफरत वाला देश क्यों बना और भारत भी टॉप 10 में क्यों शामिल हुआ। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक फोन कॉल हुआ था, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव पर चर्चा की। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस वार को रोकने में भूमिका निभाई है। हालांकि क्रेमलिन ने इस पर कोई डिटेल शेयर नहीं किया है। ट्रंप का कहना था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि वे युद्ध में शामिल होते हैं, यानी कि लड़ाई कंटिन्यू करते हैं, तो अमेरिका उनके साथ व्यापार यानी कि ट्रेड नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि इस दबाव के कारण दोनों देशों ने वॉर को रोका है। वहीं भारत ने ट्रंप के इस दावे को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संघर्ष विराम दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन के माध्यम से हुआ है। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं हुई है। पाकिस्तान ने ट्रंप की भूमिका को स्वीकार किया है और कहा कि उन्होंने संघर्ष विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि पाकिस्तान का ऐसा कहना लाजमी था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा चमचा जो है और साथ ही अमेरिका से अच्छी खासी जो मोटी रकम मिलती है। आगे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि उन्होंने पुतिन से भी मदद मांगी, लेकिन रूस ने कहा कि केवल भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा संवाद यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही सॉल्यूशन है। हालांकि रूस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो भारत का दोस्त जो है। अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, ईरान, यूएई और ब्रिटेन ने भी सीज फायर में मदद की थी। हालांकि भारत ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय दोनों देशों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन से हुआ। इस घटना से स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दुनिया के देशों के दावे और वास्तविकता में अंतर हो सकता है। भारत ने अपनी सोवरेनिटी और अपने डिसीजन लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखा, जबकि अन्य देशों ने अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें लोग सबसे कम पसंद करते हैं, यानी कि उनकी इंटरनेशनल इमेज नेगेटिव है। वजह चाहे उनकी पॉलिसीज हो, मिलिट्री एक्शन हो या फिर ह्यूमन राइट्स के मामले। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रहे दुनिया के 10 सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले देश। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है चाइना, जो कि सबसे ज्यादा नापसंद किया गया है। उसकी जो वजहें बताई गई हैं, पहले तो ह्यूमन राइट वायलेशन यानी कि विगर मुस्लिम पर अत्याचार, ताइवान, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर में एग्रेसिव रवैया, पूरी दुनिया में डेप ट्रैप डिप्लोमेसी से डर पैदा करना, सरकार की सेंसरशिप और जनता पर कंट्रोल। नंबर 2 पे है अमेरिका। उसको दुनिया भर में इसलिए नापसंद किया जाता है क्योंकि दुनिया में जहां भी वॉर होता है वहां अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान और इराक युद्ध। अगला रीजन है गन कल्चर और नक्सलीय भेदभाव, खुद को सुपर पावर समझने वाला रवैया और कुछ पॉलिसीज को लोग दोहरे मापदंड वाले मानते हैं, यानी कि हाइपोक्रेसी वाला। नंबर 3 पे है रूस। उसको इसलिए नापसंद किया जाता है क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला किया था और रूस के ऊपर ये भी इल्जाम लगते आ रहे हैं कि मीडिया और लोकतंत्र की आजादी पर नियंत्रण करता है। पश्चिमी देशों से टकराव और अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस बड़ी वजहें मानी जाती हैं। नंबर 4 पे है नॉर्थ कोरिया। उसे इसलिए लोग नापसंद करते हैं क्योंकि पूरी तरह से वहाँ पे तानाशाही शासन है। वहाँ पर आम लोगों की आजादी का नाम की कोई चीज नहीं है। न्यूक्लियर धमकियां और इंटरनेशनल थ्रेट्स, ये सारी वजहें सामने आई हैं। नंबर 5 पे है इजराइल। उसको दुनिया में इसलिए नापसंद किया जाता है क्योंकि दुनिया का मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और वहाँ पर जब चाहे मिलिट्री ऑपरेशन कर देता है। लगातार गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में टकराव, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप, ये कुछ वजह सामने आई है जो इसको मोस्ट हेटेड नेशन के रूप में नंबर 5 पर खड़ा करता है। नंबर 6 पे है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान को क्यों नापसंद किया जाता है ये दुनिया से छिपा नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है आतंकवाद को लेकर सबसे नकारात्मक छवि, वहीं भारत अफगानिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध, सैन्य हस्तक्षेप वाली राजनीति, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति। नंबर 7 पे है ईरान। ईरान को लोग क्यों नापसंद करते हैं, आपको बता दें कि जो उसका सबसे बड़ा रीजन है वो है उसका सख्त धार्मिक शासन और साथ ही महिलाओं के अधिकारों की कमी, अमेरिका और पश्चिमी देशों से टकराव, इंटरनेशनल सैंक्शंस और परमाणु विवाद। ये कुछ रीजंस है जो इसको मोस्ट हेटेड नेशन बनाते हैं। नंबर 8 पे है इराक। इराक को इसलिए नापसंद किया जाता है क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे युद्ध चल रहा है और जो रीजन सामने आते हैं जैसे कि आंतरिक टकराव और अनस्टेबल सरकार, आतंकवादी हमलों का खतरा, अमेरिका के हमले के बाद से लगातार अस्थिरता, ये कुछ रीजंस है जो इराक को मोस्ट हेटेड नेशन की लिस्ट में 8वें नंबर पर रखती हैं। नंबर 9 पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को इसलिए नापसंद किया जाता है क्योंकि तालिबान का शासन, कट्टरपंथी सोच, महिलाओं की आजादी पर रोक, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकारों की स्थिति बेहद खराब होना, आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी, इस वजह से इस नेशन को मोस्ट हेटेड डिक्लेयर किया गया है। नंबर 10 पे है हमारा प्यारा भारत। भारत इस लिस्ट में क्यों आया ये तो आपके भी गले के नीचे नहीं उतर रहा होगा। आपको बता दें कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चिंता जताई है। पाकिस्तान और
और चीन से सीमाई विवाद, इंटरनेट बंद करने और प्रेस की आजादी पर सवाल, और सबसे बड़ी और सीधी बात, कुछ देश ऐसे हैं जो भारत की पीठ में खंजर घोंपने वाले हैं, जैसे कि चीन और टर्की। लेकिन कुछ देश हैं जो भारत को वाकई में बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट ग्लोबल परसेप्शन पर आधारित है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आपको बता दें कि कभी भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब भारत सिर्फ रक्षा डिफेंस के लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि उसने दूसरे देशों को बेचकर पैसा भी कमा रहा है। मोदी सरकार का सपना है कि मेक इन इंडिया एंड सेल टू द वर्ल्ड। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि भारत कैसे अपनी सेना की ताकत को एक बड़ा बिजनेस बना रहा है। भारत दुनिया भर से हथियार खरीदता था। रूस से टैंक, फ्रांस से फाइटर जेट, अमेरिका से ड्रोन। हर साल अरबों डॉलर खर्च होते थे। इससे हमारी आर्मी मजबूत तो होती थी, लेकिन देश को अच्छा खासा बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता था। अब भारत खुद हथियार बना रहा है, और खास बात यह है कि अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेचने के लिए बना रहा है। यानी अब डिफेंस एक बिजनेस बन चुका है। सरकार ने 2020 से एक नया रास्ता अपनाया है, आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मिशन। इसका मतलब है हम अपने हथियार खुद बनाएंगे और दुनिया को भी बेचेंगे। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के साथ LOC पर तनाव बढ़ा, चाइना भी LAC पर घूर रहा है। ऐसे समय में भारत ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। सरकार ने तुरंत 38,000 करोड़ के हथियार खरीदने की मंजूरी दी। इसमें ड्रोन, फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार शामिल है। साथ ही नेवी के लिए 26 नए राफेल M फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान तैयार हुआ है। यह दिखाता है कि भारत अब तेजी से आधुनिक सेना की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पहले सिर्फ HAL और DRDO जैसे सरकारी संस्थान हथियार बनाते थे। अब टाटा, अडानी, भारत फोर्ज, L&T जैसे प्राइवेट कंपनियां भी इस बिजनेस में कूद पड़ी हैं। टाटा ने फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी के साथ मिलकर भारत में राफेल फाइटर जेट्स के पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। वहीं भारत फोर्ज आर्टिलरी गन बना रही है। अडानी ग्रुप ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इन सब का फायदा यह है कि भारत में जॉब्स बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट भी। आपको बता दें कि 2018 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 8,000 करोड़ था, लेकिन 2024 तक ये बढ़कर 23,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। सरकार का टारगेट है कि 2029 तक ये 50,000 करोड़ तक पहुंचे। भारत अब श्रीलंका, फिलीपींस, वियतनाम और कुछ अफ्रीकी देशों को भी हथियार बेच रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहिए, बल्कि हथियार बनाने और बेचने वाला देश बनना चाहिए। आज दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश हैं जो हथियार बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन। अब भारत भी उसी लाइन में शामिल होने जा रहा है। जब भारत खुद हथियार बनाता है तो लोकल कंपनियों को काम मिलता है, इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ को नौकरी मिलती है, देश का पैसा बाहर नहीं जाता, और सबसे बड़ी बात, हम आत्मनिर्भर बनते हैं। इससे देश का GDP भी बढ़ता है और भारत की ग्लोबल ताकत भी। हर अच्छी चीज के साथ कुछ दिक्कतें भी आती हैं। कुछ सिस्टम अभी भी स्लो है, जैसे कि अप्रूवल्स में देर लगती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विदेशी कंपनियां झिझकती हैं, एक्सपोर्ट में कंपटीशन बहुत है, खासकर चीन और अमेरिका से। लेकिन सरकार इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है। आपको बता दें कि इंडिया खुद अपने इंडिजीनियस फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस और एमकप बना रहा है। DRDO हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। HAL और प्राइवेट कंपनियां जॉइंटली हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स बना रही हैं। कई देशों से एक्सपोर्ट के लिए बातचीत चल रही है। यानी आने वाले सालों में भारत सिर्फ रीजनल मिलिट्री पावर नहीं, बल्कि ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन सकता है। भारत अब केवल सेना मजबूत करने तक सीमित नहीं है। डिफेंस अब एक ऐसा सेक्टर है जो सुरक्षा भी देता है, नौकरी भी, और एक्सपोर्ट से कमाई भी। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना डिफेंस सेक्टर में साकार होता दिख रहा है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले $800 मिलियन लगभग 6,000 करोड़ के लोन पैकेज का कड़ा विरोध किया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ डिफेंस स्पेंडिंग, उसकी मिलिट्री का भारी दखल और डेवलपमेंट पर ध्यान न देना इस लोन के गलत इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है। ADB ने भारत की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए यह लोन पास कर दिया है, और इसी में शामिल है $300 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन, और पहली बार ADB द्वारा दी गई पॉलिसी बेस्ड गारंटी जो $500 मिलियन की है, जिससे पाकिस्तान कमर्शियल बैंक से $1 बिलियन तक का फंड जुटा सकेगा। आपको बता दें कि भारत ने ADB को साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान लगातार अपने रक्षा बजट यानी डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, लेकिन आर्थिक सुधार या जनता की भलाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान की सेना का देश की राजनीति और इकोनॉमी पर जबरदस्त कंट्रोल है। यहाँ तक कि कई बड़ी कंपनियां और बिजनेस भी सेना से जुड़े ग्रुप्स चलाते हैं। UN की एक रिपोर्ट 2021 में भी कहा गया था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस मिलिट्री लिंक्ड कॉन्ग्लोमेरेट से। वहीं अब तो पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को भी सेना चला रही है। ऐसे में भारत को डर है कि ADB का दिया हुआ पैसा कहीं हथियारों में, आतंकी गतिविधियों में या फिर मिलिट्री कंट्रोल को और मजबूत करने में न लग जाए। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बेसरन में 26 लोगों की जान पाकिस्तानी आतंकियों ने ले ली थी, जिनमें से ज्यादातर लोग टूरिस्ट थे। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्सों में आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया था। जवाब में पाकिस्तान ने भी सीमा पार से हमले किए।
आम लोगों और भारतीय फौज के ठिकानों को टारगेट किया। हालांकि भारत ने सबका मुंहतोड़ जवाब दिया। 10 मई को दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और गोलीबारी रुक गई। इस घटना से ये साफ हुआ कि पाकिस्तान के पास जैसे ही थोड़ा पैसा आता है वो उसे सीमा पार पर तनाव बढ़ाने या आतंकवाद फैलाने में लगा देता है। ऐसे में भारत ने एडीबी और IMF दोनों से कहा है कि इस देश को फंड देना रीजन की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। भारत ने एडीबी को यह भी बताया कि पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशियो बहुत गिर चुकी है, यानी वो अपने लोगों से टैक्स भी ठीक से नहीं ले पा रहा, लेकिन फिर भी हथियार खरीदने से पीछे हट नहीं रहा है। पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी बड़े आर्थिक सुधारों का कोई ठोस काम नहीं हो रहा। वहाँ की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है, जिससे एडीबी को भी क्रेडिट रिस्क हो सकता है, यानी जो लोन दिया गया है वो वापस मिलेगा भी या नहीं, इस पर शक है। एडीबी से पहले IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी भारत की कड़ी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया था। मई 2024 में IMF ने पाकिस्तान को अपने 7 बिलियन लोन के दूसरे हिस्से के तौर पर $1 बिलियन रिलीज कर दिया था। तभी भारत ने कहा था कि ये पैसा आतंकवाद या सैन्य इस्तेमाल में जा सकता है, लेकिन IMF ने बात नहीं मानी। एडीबी अब दूसरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत की चेतावनी को नजरअंदाज किया है। जब से ये खबर सामने आई है कि एडीबी ने भारत की बात नहीं मानी, तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना था कि सरकार एडीबी और IMF जैसे संगठनों पर कोई प्रभाव नहीं रख पा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि उन्होंने अपनी गंभीर सुरक्षा और आर्थिक कंसर्न को साफ तरीके से दोनों संगठनों के सामने रखा है। अब फैसला उन संगठन और इंस्टीट्यूशन का है। भारत की ये चिंता सिर्फ पाकिस्तान की मदद को लेकर नहीं है, ये चिंता पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और एडीबी जैसी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अगर मल्टीलेटरल बैंक बिना सोचे समझे अनस्टेबल देशों को पैसा देते रहेंगे तो न सिर्फ उनका पैसा डूबेगा बल्कि शांति और स्टेबिलिटी भी खतरे में पड़ेगी। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने ईरान को दिल से धन्यवाद किया है, क्योंकि ईरानी अधिकारियों ने 3 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया है जो कुछ समय पहले ईरान में लापता हो गए थे। ये तीनों पंजाब के रहने वाले थे और उन्हें झांसे में डालकर ईरान भेजा गया था, जहां से उन्हें ऑस्ट्रेलिया की नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। लेकिन सच ये था कि उन्हें धोखा दिया गया और फिर वे अचानक गायब हो गए। तीनों युवक अमृतपाल, हुसनप्रीत सिंह और जसपाल सिंह पंजाब से ईरान गए थे। कुछ लोगों ने उन्हें विदेश में नौकरी दिलवाने का वादा किया था। कहा गया कि ईरान से उन्हें सीधे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, लेकिन ईरान पहुंचने के बाद उनका अपने परिवार से संपर्क टूट गया। कुछ दिनों तक परिवार वाले चिंता में रहे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। जैसे ही यह मामला भारत सरकार को पता चला, तुरंत ईरान में भारतीय दूतावास ने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी जानकारी साझा की। ईरानी प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद ईरानी पुलिस को जानकारी मिली कि ये तीनों युवक तेहरान के दक्षिणी इलाके वरामिन में किसी के कब्जे में है। इसके बाद पुलिस ने वहाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और तीनों भारतीयों को सुरक्षित छुड़ा लिया। इस ऑपरेशन में ईरानी पुलिस ने पूरी सतर्कता से काम किया, जिससे किसी को भी चोट नहीं आई और सभी भारतीय युवक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। तीनों युवकों के सुरक्षित रिहा होने के बाद भारत ने ईरान को धन्यवाद कहा। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर लिखा, हम ईरान सरकार का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इमीडिएटली और इफेक्टिव तरीके से हमारे नागरिकों को बचाया। यह भारत और ईरान की मजबूत दोस्ती का प्रतीक है। रेस्क्यू के बाद तीनों भारतीय युवकों को भारतीय दूतावास ने पूरी देखभाल दी, मेडिकल जांच कराई और उन्हें आराम करने का मौका भी दिया। अब उनकी भारत वापसी की तैयारी की जा रही है और जल्द ही वे अपने घर लौट आएंगे। यह घटना एक गंभीर सच्चाई को सामने लाती है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े। भारत में हर साल सैकड़ों लोग ऐसे ही जाल में फंसते हैं, जहां एजेंट उन्हें बड़े बड़े वादे करके विदेश भेजते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें या तो बंधक बना लिया जाता है या फिर उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है। इसलिए विदेश जाने से पहले यह जरूरी है कि किसी भी एजेंट पर आंख मूंद पर भरोसा न करें। विदेश मंत्रालय या अधिकृत एजेंसी से जानकारी लें, डॉक्यूमेंट्स की भी पूरी जांच करें। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भारत सरकार की तेज और सक्रिय भूमिका रही है। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ईरान सरकार से बात की। विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने मिलकर ईरानी अधिकारियों से सहयोग मांगा। ईरान ने भी बिना देर किए इस पर काम शुरू कर दिया और साबित कर दिया कि दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी मजबूत है। इस घटना से जहां एक तरफ राहत की सांस मिली है, वहीं यह भी साफ हो गया है कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सजग है। भारत और ईरान के रिश्ते भरोसेमंद हैं और सहयोगी हैं। विदेश जाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। तीनों युवकों की सुरक्षित वापसी न सिर्फ उनके परिवारों के लिए राहत है बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक खबर भी है। तो दोस्तों, इन सभी अपडेट्स के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।